नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पिता के मरने के बाद माँ ने बेटी को पढ़ा लिखा कर किया बड़ा, लेकिन बेटी ने कर दिया ऐसा काम कि माँ के पैरों तले जमीन निकल गई। सपना सोच रही थी मीरा कितनी खूबसूरत दिखती थी, जितनी वह सुंदर थी उतने ही बड़े दिल की थी। उसे देखकर अपने आप ही प्यार उमड़ने लगता। कभी सोचा ना था उसके साथ इतना बड़ा अन्याय होगा। भगवान भी अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है। 2 साल हुए थे उसकी शादी को। एक छोटी सी बच्ची को जन्म देकर वह कितनी खुश थी, जैसे किसी बच्चे को अनमोल खिलौना मिल गया हो। ऐसा लगता जैसे उसे किसी की नज़र लग गई। कुदरत का कहर उस पर इस कदर टूटेगा, कभी सपने में ना सोचा था। आज भी आंखों के सामने वह खौफनाक दृश्य उभरने लगता है। वह भयानक रात भुलाए नहीं भूली जाती, जब रोहित घबराए हुए घर के अंदर आए और बोले, बहुत बुरा हुआ सपना। ईश्वर किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। मैंने हंसकर कहा, अरे क्या हुआ? हर वक्त बुरी खबरें सुनाते रहते हो, कभी अच्छी खबर भी सुना दिया करो। जब देखो दूसरों के दुख में दुखी होकर ही घर आते हो। रोहित बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और रोहित फूट फूट कर रोने लगा। मैंने एकदम उनको संभाला। मुझे एहसास हुआ बाकी कुछ गंभीर बात है। मैं घबरा गई। अरे बताओ भी क्या हुआ? उनका गला जैसे सूख गया। धन के साथ बोले, मीरा। वह फिर फव कर रो पड़ी। उनके मुंह से कोई बोल ना निकला। मैंने आओ देखा न ताओ, सीधे रंगे पाँव में बाहर की तरफ भागी। मीरा के घर के बाहर भीड़ लगी थी। वह भीड़ को चीरती हुई अंदर पहुंची। देखा मीरा की सास जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरा बेटा तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? राजन बेटा मीरा का क्या होगा? हे भगवान, तुझे मेरा ही घर मिला था, क्यों किया तूने ऐसा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? रोते रोते वह बेहोश हो गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, जैसे मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। पाँव जमीन से ऐसे चिपक गए और उसमें ताकत ही ना हो आगे बढ़ने की। आस पड़ोस की औरतें उन्हें अपने हाथों में थामे हुए थी। मेरा घबराहट के मारे बुरा हाल था। लग रहा था कि जैसे मैं अभी जमीन पर गिर पड़ूंगी। तभी मुझे मीरा का ख्याल आया। मैंने अपने आप को संभाला और उसे ढूंढने लगी। पास खड़ी पड़ोसन ने कहा, सपना किसको ढूंढ रही हो? मैंने कहा, मीरा को। अरे तुम्हें नहीं पता? मीरा और राजन दोनों पिक्चर देखने गए हैं। दोनों के रास्ते में भयंकर एक्सीडेंट हो गया। राजन तो उसी वक्त खत्म हो गया और मीरा हॉस्पिटल में है। मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा, कौन से हॉस्पिटल में? उन्होंने बताया, सरकारी अस्पताल में। तभी मुझे उसके बच्चे का ध्यान आया। मैं दूसरे कमरे में पहुंची तो देखा उसकी बच्ची अपनी बुआ की गोद में बेखबर सो रही थी। उस नन्ही बच्ची को देखकर मेरी आंखों में बरबस आंसुओं की धारा बहने लगी। मिया की ननद ने बच्ची को बिस्तर पर धीरे से लिटाया और उठकर मुझे लिपट कर रोने लगी। भाभी क्या हो गया? भैया हम सब कुछ छोड़कर चले गए। हमारा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। भाभी किसके सहारे जीऊंगी मैं? मैंने किसी तरह से उसे शांत कराया और उससे पूछा, मीरा के पास कौन है? मैं बोली, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले पुलिस वाले आए और बताकर चले गए। उनके साथ में भैया की दोस्त दिनेश भैया भी थे, जिनकी आंखों के सामने ही भैया का एक्सीडेंट हुआ। मैंने पूछा, परिवार के बाकी लोगों को बताया कि नहीं? अभी किसी को नहीं बताया भाभी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने उससे सबके फ़ोन नंबर लेकर रिश्तेदारों को खबर कर दी। राजन अपनी माँ के साथ ही रहता था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। मीना राजन की छोटी बहन थी, जिसके अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। मैंने उससे पूछा, तुमने अपने ससुराल में बता दिया? हाँ भाभी, बस वो आने ही वाले हैं। उसकी ससुराल पास में ही थी। मैं उसे समझाकर सीधे अपने घर पहुंची। रोहित अभी भी सिर पकड़कर बैठे हुए थे। मैंने अंदर जाकर चप्पल पहनी और रोहित को अपने साथ चलने के लिए कहा। उठो जल्दी, चलो हॉस्पिटल। रोहित ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक कर कहा,
क्या कर रही हो? ये एक्सीडेंट का केस है, हमारा वहाँ जाकर क्या करेंगे? उनके परिवार वालों को आने दो, इतनी जल्दी में निर्णय लेना ठीक नहीं है। मुझे जोर का गुस्सा आया। मैं रोहित का हाथ जोर से झटका और बोली, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे हम उनके पड़ोसी हैं, हमारा कोई फर्ज बनता है। रात दिन उठना बैठना था तुम्हारा राजन के साथ, तुम्हें बड़ा भाई मानता था। तुम कहते हो कि परिवार वालों को आने दो। इस समय मीरा को हमारी ज़रूरत है, उसे मैं छोटी बहन मानती हूँ। वह अकेले हॉस्पिटल में पड़ी है, उसके पास अपना कोई नहीं है। जिंदगी और मौत से लड़ रही है वो, न जाने किस हाल में होगी। और तुम कहते हो यहाँ बैठकर हम रोते रहे। मुझे नहीं पता था तुम ऐसा करोगी। तुम छाती ठोक कर उसे अपना छोटा भाई कहा करते थे। क्या वह सब झूठ था? मुझे आज पता चला। रोहित झेपते हुए बोला, तो मुझे गलत समझ रही हो। मेरा बे मतलब नहीं था, मेरे समझ में सब बात आ गई। अब चलो देर मत करो। हम दोनों सरकारी अस्पताल पहुंचे। पूरा अस्पताल मरीजों से कचाकच भरा था। अस्पताल की इतनी बुरी हालत देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ। बरसात के दिन थे, जगह जगह मरीज भरे पड़े थे, पाँव रखने की जगह नहीं थी। हम दोनों की निगाहें बस मीरा को ढूंढ रही थी। तभी मेरी नज़र खून से लथपथ मीरा पर पड़ी, जो वहीं जमीन पर पड़ी थी। उसके पास दो पुलिस वाले खड़े थे और पूरे होशो हवास में ना होने के बाद भी उसका बयान ले रहे थे, जैसे खाना पूर्ति कर रहे हूँ। उसकी हालत देखकर मेरे मुंह से जोर से चीख निकल पड़ी। पास जाकर मैं जोर से चिल्लाई, मीरा! पुलिस वालों ने पूछा, क्या आप इनके रिश्तेदार हैं? रोहित ने कहा, जी नहीं, हम इनके पड़ोसी हैं। पुलिस वाले बोले, इनकी हालत बहुत नाजुक है, सरकारी अस्पताल में इनका इलाज होना नामुमकिन है। घर वालों को बुलाकर आप इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में ले जाओ। हमने उनका बयान ले लिया। अब हमारी ड्यूटी खत्म। इनके पति की डेड बॉडी मोर्चरी में है, कल सुबह पोस्टमार्टम होगा। थैंक यू सर। बस आपसे एक हेल्प चाहिए। आनंद कॉलोनी में हमारा घर है और पास ही में शांति हॉस्पिटल है। आप प्लीज़ इन्हें वहाँ तक पहुँचा दीजिए। हमारे पास कोई साधन नहीं है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। पुलिस वालों ने कुछ देर खड़े होकर सोचा और बोला, आप पड़ोसी होकर इतना सोच रहे हैं, तुम इतना सा काम क्यों नहीं कर सकते? हम उधर ही जा रहे हैं। हवलदार बोला, इन्हें गाड़ी में लिटाकर शांति हॉस्पिटल ले चलो। हमें स्कूटर से उनके साथ चल दिए। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने मीरा को इमरजेंसी में शिफ्ट कराया, जिससे उसका इलाज शुरू हो गया। हमने थोड़ा पैसा जमा किया और मैं रोहित को वहीं छोड़कर राजन के घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर वहां राजन के जीजा और परिवार के अन्य लोग मिले। मैंने उनको बताया, राजन की डेड बॉडी कल सुबह मिल जाएगी, आप जाकर बॉडी फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए। और मीरा को हमने शांति हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, जो घर के पास ही है। रात होने से पहले ही मीरा के मम्मी पापा, भाई बहन, राजन के ताऊ ताई और चाचा चाची, पूरा परिवार आ चुका था। घर में पूरा शौक का माहौल छाया हुआ था। तभी जोर जोर से बादल गरजने लगे। इतनी काली भयानक रात मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान खुद ही रो रहा हो। इतनी पवित्र आत्मा की जाने पर कितना प्यारा जोड़ा था राजन और मीरा का। राजन सबका चहेता था, उसके चेहरे पर इतना भोलापन था जो सबके दिल जीत लेता। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता था, सबकी मदद करने में हर वक्त तैयार रहता था। कभी किसी काम के लिए मना नहीं करता था, सबको खुश रखने उसे आता था। मुझे तो बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अभी आकर बोलेगा, भाभी मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था, बिल्कुल घर जैसा संबंध था उसका और हमारा। खाने से मुझे याद आया, इन लोगों के खाने का भी तो इंतज़ाम करना है। मैंने रोहित के पास जाकर खाने के लिए पूछा। रोहित ने कहा, मैं कॉलोनी में सभी लोगों से पूछकर तुम्हें बताता हूँ। कॉलोनी के सभी लोगों से बात करके नुक्कड़ पर एक हलवाई की दुकान पर जाकर वह बोली, आज रात के लिए खिचड़ी बनवानी है। इससे पहले वह कुछ बोलते हलवाई ने हाथ जोड़कर कहा, साहब
मैं राजन भाई के किसी काम आ सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा। और कि तो मुझ पर कई सारे एहसान हैं जो मैं जिंदगी भर चुका नहीं सकता। आप चिंता ना करिए, खाना टाइम से पहुंच जाएगा। अगले दिन सब लोग अपने अपने घरों से चाय बिस्कुट नाश्ता लेकर उनके घर पहुंचे। सबको जबरदस्ती नाश्ता कराया। उधर मीरा के पास में चाय नाश्ता लेकर पहुंची। देखती ही वह मुझसे लिपट गई और बोली, भाभी वो कैसी है, मुझे उसे मिलना है। मेरा कलेजा ऊपर को आ गया। मैंने किसी तरह अपने आंसू को रोका और कहा, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। पहले तू गौरी को देख, वह कितनी भूखी है। किसी तरह उसका ध्यान उसकी नन्ही बिटिया की तरफ आकर्षित किया। उसके सर और हाथ पैरों में काफी चोट आई थी। ईश्वर का शुक्र है कि सर में लगी चोट की सारी रिपोर्ट्स ठीक आई थी। अब वह पहले से ठीक थी। सबने मिलकर तय किया कि डेड बॉडी आने से पहले उसे घर ले आए। डॉक्टर साहब ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। हमने उसको अच्छी तरह से नाश्ता कराया और घर की तरफ रुख कर लिया। घर पहुंचते ही मिया ने घर के बाहर भीड़ देखी। वह चाची से बोली, चाची हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? पर किसी के मुंह से कोई बोल न निकला। मैंने जल्दी से उसकी गोद से गौरी को उठा लिया। जैसे वो कार से उतरी, सबकी निगाहें उस पर थम गई और वह धीरे धीरे चलकर घर के अंदर पहुंची। उसकी माँ और सासू दोनों उसे लिपटकर रोने लगी। उसने एकदम पूछा, क्यों रो रहे हो आप लोग, क्या हुआ? उसी समय बाहर से शोर आने लगा, हटो, साइड दो, रास्ता छोड़ो। फिर से पूरा घर कचाकच भरा पड़ा था। जिसे भी पता चल रहा था वह रतन के घर पहुंच जाता। उस लड़के की आदत ही ऐसी थी, चाहे कोई अनजान व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो भी उसे प्रभावित हो जाता था। शोर सुनकर मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। रतन की डेड बॉडी अंदर लाई जा रही थी। वो सन्न होकर देखती रही। बोली, कौन है ये? किसकी डेड बॉडी लेकर आए हो? घर के अंदर क्यों ले जा रहे हो? उसने सवालों की छड़ी लगा दी। वो अपनी सास को हिलाकर बोली, माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? पूरा शरीर सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था, जिसे देखकर मैं घबरा गई थी, क्योंकि रजन का चेहरा गाड़ी के नीचे बुरी तरह दब चुका था। तभी राजन की चाची ने आगे बढ़कर रोते हुए कांपते हाथों से उसकी बिंदियां मिटाकर कहा कि तेरा स्वाग है जो अब उजड़ गया है। और वह जोर जोर से दहाड़े कर रोने लगी। मीरा एकदम शांत होकर उसके ढके हुए शरीर को निहारने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। सबने उसे होश में लाने की कोशिश की और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी गई। मीरा जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, आप सब झूठ बोल रहे हो, ये मेरा राजन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। बार बार मन कर रहा था कि कोई आकर ये कह दे कि राजन का शरीर नहीं है, किसी और का है, पर क्या करते, होने को तो यही मंजूर था। सबने जल्दी जल्दी उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद सारा गली मोहल्ला शांत हो गया। ऐसा लगा मानो वो सारे सुख दुख अपने साथ ले गया हो। इसी तरह दिन बीतते चले गए। सब अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गए। बची तो सिर्फ मीरा की बेबसी, जिसको उसे सारी जिंदगी भर सहना था। उसकी सारे अरमान, सारे सुख राजन अपने साथ ले गया था। बस बचा था तो सिर्फ एक शरीर, जो कि एक लाश की तरह था। कैसी अनहोनी की भगवान ने उसके साथ। समय के साथ मीरा ने अपने आप को उसी माहौल में ढाल लिया। धीरे धीरे उसकी सासू माँ का व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। बात बात पर अपनी पोती को कोसती रहती। मेरे घर में ऐसी डायन आई है जो पैदा होते ही मेरे बेटे को खा गई। उन्होंने उसे गोद में लेना खिलाना बंद कर दिया। जब गली का कोई व्यक्ति उनसे मिलने आता तो वह उससे मीरा की बुराई किया करती, जो उनका रोज का काम बन गया था। अपना दुखड़ा सबके साथ रोना, या यूं कह लो कि इकलौते बेटे के जाने के गम में उनका दिमाग सटिया गया था। गली के सभी लोग उनकी इस बर्ताव को समझते थे कि जवान बेटे के जाने का गम क्या होता है। सभी लोग मीरा को अपने अपने तरीके से समझाने लगते। इसी तरह मीरा उनकी सारी जातियों को बर्दाश्त करती रही। मायके से जब भी कोई आता तो वो उसके सामने कभी भी सासे की कोई भी बात नहीं बताती,
क्योंकि वह अपने घर वालों को परेशान या दुखी नहीं करना चाहती थी। मीरा पढ़ी लिखी और काफ़ी समझदार थी। उसने ऑनलाइन जॉब शुरू कर दी। अपने काम के प्रति वह बहुत सजग थी। घर का खर्च चलाने के लिए उसने साथ में ट्यूशन लेना भी शुरू कर दिया। उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि वह अपनी बेटी को खूब पढ़ाए और वह उसे ऊंचे पद पर देखना चाहती थी, जो राजन की दिली इच्छा थी। उधर मीरा के माँ बाप बीच बीच में आते रहते और उसको शादी के लिए प्रेशर देते। बेचारे उसे मना मना कर थक चुके थे। बेटा पूरी जिंदगी पड़ी है तो अकेले कैसे गुजारेगी? छोटी सी बच्ची है तेरी, हम कोई तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ लेंगे तो तेरी बच्ची को तेरे साथ अपना ले। पर मीरा टस से मस नहीं होती। उसका इरादा अटल था कि मैं अपने दम पर अपनी बच्ची को पालूंगी। मैंने और रोहित ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, अकेले जीवन काटना बड़ा ही मुश्किल होता है, तो कब तक इनसे सबसे लड़ेगी? ये लोग जीने नहीं देंगे तुझे। पर वह कोई जवाब ना देकर सिर्फ आंखों में पानी भर लाती। उसे देखकर मेरा मन पसीज जाता। उसकी सास को जब ये पता लगा तो उन्होंने इस बात का खूब बखेड़ा किया। दूसरी शादी हमारे परिवार में आज तक ऐसा नहीं हुआ। लड़की की अकेले ही जीवन बिताना पड़ता है। मुझे ही देखो, मैंने भी तो अकेले ही पूरा जीवन काटा और बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। तब मेरी उम्र सिर्फ 27 साल की थी। राजन के पिता के जाने के बाद और 2 बच्चों का साथ कितना लंबा सफ़र मैंने तय किया। पर मजाल है जो किसी ने ये कहा हो मुझसे कि दूसरी शादी कर ली, कभी नहीं। मेरे घर की बहू और दूसरी शादी, कभी नहीं। उनकी इस बात पर आस पड़ोस की कुछ औरतों हाँ में हाँ मिलाया और उन्हें बढ़ गया करती। सास के ताने सुनने की जैसे उसकी आदत बन गई थी। उसकी आंखों में ना कोई शिकायत थी और ना ही कोई उम्मीद। अगर कुछ था तो वो गौरी, जो उसकी आंखों का तारा थी। बस उसी एक उम्मीद के सहारे वह जीना चाहती थी और गौरी को अच्छे संस्कार देकर दुनिया से लड़ने की ताकत उसमें भर देना ही उसका मकसद था। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैं जानती हूँ दीदी, आप मेरे भले के लिए कहती हो शादी करना किसी भी समस्या का कोई हल नहीं है। आप ही बताओ, राजन अपनी माँ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़कर गए हैं। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। हमेशा यही कहा करते थे कि मेरी माँ का ख्याल रखना, कभी उनको कोई तकलीफ मत होने देना। मेरी माँ ने बहुत कष्ट झेलकर हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उन्हें अपनी माँ की तरह समझना और एक बेटी बनकर अपना फर्ज निभाना। राजन को गए पूरे 11 महीने हो चुके थे। काफ़ी समय से मैं मीरा से नहीं मिल पाई। घर में शादी का मुहूर्त था। देवर की शादी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। दम भरने तक की फुर्सत नहीं मिलती। एक दिन मैंने रोहित से कहा, तुम काम संभालो, मैं मीरा से मिलकर आती हूँ। घर के बाहर ही उसकी सास बैठी मिल जाती थी, पर आज वहाँ कोई नहीं था। मैं सीधे मीरा के कमरे में गई। मैंने देखा मीरा राजन की फोटो से बातें कर रही थी। मैंने बाहर से आवाज़ लगाई, कोई है अंदर? अरे आओ भाभी, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। कितने दिनों बाद आई हूँ। मैंने उसकी बात बीच में काट कर बोला, तुझे पता है मैं शादी के कार्यक्रम में व्यस्त हूँ। मैं नहीं आ पाई तो तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती थी। जा, मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ। इतना कहती ही वह मेरी छाती से लिपट गई। भाभी आप मुझसे नाराज़ मत होना, वो तो मुझसे नाराज़ होकर चले गए। माँ जी भी हर वक्त मुझसे और गौरी से नाराज़ रहती हैं। मैं वाकई मनहूस हूँ, सब मुझसे नाराज़ रहते हैं। आप तो मेरी बड़ी बहन हैं। ये कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। मैं एकदम सकपका गई। अरे पगली, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो सच समझ बैठी। मैंने उसकी पीठ थपथपा कर उसे पलंग पर बैठाया और बोला, शांत हो जा, पहले ये बता क्या हुआ। कोई बात है तो खुलकर मुझे बता। वो बोली, भाभी कल गौरी का जन्मदिन था तो फिर से बच्चों की तरह रो पड़ी। मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई। मेरे से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? रोहित को तो याद ही नहीं रहा कल गौरी का जन्मदिन था। मैंने उससे कहा,
बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं और रोहित कल ही मेरठ से आए हैं। शादी के काम में इतने व्यस्त थे कि याद ही नहीं रहा। तू चिंता मत कर, हम आज उनका जन्मदिन मनाएंगे। रोहित से कहकर मैं अभी उसके लिए केक मंगवाती हूँ। जैसे मैं उठने लगी, मीरा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, नहीं भाभी, ये बात नहीं है। आज तक मैं सासू जी का हर जुल्म, हर ताना सहती आई, पर अब नहीं सहा जाता। आज तक मैं ये सोचकर चुप थी कि राजन और मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। मैं भी माँ हूँ, औलाद का दुख क्या होता है मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। माँ जी पहले ऐसी नहीं थी। उनके जाने के बाद से मैं और मेरी बेटी उन्हें दुश्मन नजर आने लगे हैं। पहले वो ताना मारा करती थी, ठीक था, चुप रहती थी, पर अब तो आस पड़ोस के आदमी भी मुझसे बात करते हैं तो वे मुझ पर शक की नज़र से देखती हैं। यहाँ तक कि रोहित भैया के साथ भी। ये कहकर मैं फोट फोट कर रोने लगी। मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि तू सब छोड़ छाड़ कर हमारे पास आ जा, पर मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी छोटी बहन है जो कुंवारी है, और फिर मैं इतनी खुदगर्ज नहीं बन सकती जो माँ जी को अकेला छोड़कर चली जाओ। मेरी कुछ समझ में नहीं आता। कल तो हद ही हो गई। मैंने उसके जन्मदिन पर हलवा बनाया था, माँ जी को खाने के लिए दिया। उन्होंने सारा का सारा हलवा नाली में डाल दिया। इस दाय का जन्मदिन मना रही है, ये कहकर ताना मारा। जो पैदा होते ही मेरा बेटा खा गई। क्या करूं भाभी, मुझे बताओ। मैंने गुस्से में आकर उससे बोला, जो कुछ सोचता था तुझे उनके लिए सोच लिया, अब मेरा कहाँ मान। तो अपने माँ बाप के पास कुछ दिन के लिए चली जा। मैं कोई अच्छा लड़का देखकर तेरी शादी कर देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया बहुत ही बेरहम है, अकेली औरत को जीने नहीं देती। पहले का ज़माना और था, अब ज़माना बदल गया है। आराम से बैठकर सोच। राजन तेरा कल था, आज की सोच। आखिर कब तक इतने ताने सहेगी? क्यों अपनी और बेटी की जिंदगी खराब कर रही है? तेरे ऊपर वो शक करती है और तू ही घुट घुट कर जीती रहेगी। क्यों, बता मुझे। इस काल कोठरी में बंद होकर कब तक? मैंने उसे जोर से झकझोरा। वो कुछ देर शांत रही और बोली, क्या करूं भाभी, मैंने राजन को वादा किया था तुम्हारी माँ का हमेशा ख्याल रखूंगी, दिल भर भी उन्हें तकलीफ ना होने दूंगी। मेरा इरादा हमेशा की तरह अटल है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है, जो होगा देखा जाएगा। उसने अपने आप को ढांढस बताते हुए कहा और लंबी सांस लेते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं शादी में ना आ सकूंगी। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे यहीं पर मिठाई खिला दूंगी। इसी तरह साल बीत गई। मीरा ने घर में सिलाई का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे काम ज़्यादा बढ़ गया और उसने नुक्कड़ पर किराए की दुकान में अपना बुटीक शुरू कर दिया। इससे उसे सासू जी के ताने बाने से भी छुटकारा मिल गया। आखिरकार पैसा आते हुए किसा बुरा लगता है। शाम को पूरा समय गौरी के साथ गुजारती। इस तरह जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ने लगी। गली मोहल्ले वाले सब उसके हौसले की तारीफ करते ना थकते। कहते किस तरह से उसने अपने आप को संभाला और अपने परिवार की ढाल बन गई। हर किसी को उस पर गर्व था। राजन से किए वादे को वह बाखूबी निभा रही थी। उसका एक ही सपना था कि गौरी को ऊंचाई पर पहुंचाना, उसके पापा के सपने को पूरा करना। गौरी अब 7वीं कक्षा में आ गई थी। माँ की तरह वह भी काफ़ी समझदार थी। दादी से अक्सर दूर रहती, पर जब वह बीमार पड़ती तो दोनों माँ बेटी उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। गौरी जानती थी कि दादी दिल की बुरी नहीं है, वो हर वक्त पापा के गम में डूबी रहती है। गौरी कभी कभी अपनी दादी को बाहों में भरकर प्यार कर लिया करती। उसका प्यार और दुलार देखकर दादी भी अब पहले जैसी कठोर नहीं रही। फिर भी उन्हें कभी कभार गुस्सा आ ही जाता था। जब वे गौरी को प्यार करने की सोचती तभी उन्हें राजन की मौत का मंजर याद आ जाता। गौरी दादी के दर्द को समझती थी। गौरी पढ़ने में बहुत होशियार थी। हर साल कक्षा में प्रथम आती। माँ का सपना पूरा करने के लिए वह कड़ी मेहनत करती। छोटी सी उम्र में भी वह घर का सारा कामकाज संभालने लगी थी। वह जानती थी
कि माँ दिन भर काम में व्यस्त रहती है, घर के लिए उसे समय ही नहीं मिलता, इसलिए वो घर का सारा काम माँ के आने से पहले ही निपटा लेती। दादी माँ बेटी के प्यार से धीरे धीरे पिघलने लगी। गौरी दादी से अपने पिता के बचपन के किस्से सुना करती, उन्हें क्या पसंद था क्या ना पसंद। दादी के मन को अपनी तरफ खींचना उसे आता था। मीरा दोनों के प्यार को देखकर मन ही मन खुश होती। दादी कहती, गौरी बिल्कुल अपने पापा की तरह है। वो स्कूल में हर चीज में प्रथम आता था, सबका मन जीत लेता था। कितना भी गुस्सा करो इसी तरह मेरी कोली भर लेता था। मेरा गुस्सा छूमंतर हो जाता। उन्हें वही गुण अपनी पोती में दिखाई देने लगी। उन्हें ऐसा लगता जैसे वही छोटा राजर बनकर आई है। वही नटखटपन, वही अदा, वैसे ही समझदारी, कभी किसी का दिल ना दुखाना। ये सब देखकर गौरी को बहुत प्यार करने लगी थी। मीरा के दिल में हमेशा एक खाली जगह थी जो कभी भर ही नहीं। राजन को याद करके उसका मन तड़पता रहता। गौरी ने मुझे बताया हर रोज रात को सबके सोने के बाद पापा की तस्वीर से बातें किया करती हैं। उसके बाद ही थी पूरे दिन भर का किस्सा पापा को सुनाती, जो उसका रोज का नियम था। रोहित और मैं ये देखकर बहुत खुश होती। कितने कष्ट मीरा ने झेले, शायद ही कोई झेल पाता। भगवान का शुक्र है आज उसका छोटा सा परिवार और कारोबार फल फूल रहा है। गौरी कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछा करती, बड़ी मम्मी कहकर हर रोज मुझसे मिलने आती। मेरी अपनी कोई औलाद ना थी, बस रोहित और मैं उसका दुलार पाकर ही जी रहे थे। इतना प्यार तो अपनों से भी नहीं मिलता जितने दोनों माँ बेटी से हमें मिला। गौरी सिर्फ मीरा की जिम्मेदारी नहीं थी बल्कि हमारी भी थी। जब भी स्कूल में कोई कार्यक्रम होता हम भी उनके साथ जाते। रोहित से तो बहुत लाड करने लगी थी। जब भी कोई उसकी डिमांड होती वह उनसे मांगा करती, वह भी उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते। मीरा के लाख मना करने पर भी रोहित थे उसको कभी पिता की कमी का एहसास ना होने दिया। हर वक्त गौरी बड़े पापा के गुणगान करते नहीं थकती। मैंने चिढ़ाती, जब गौरी ससुराल चली जाएगी तो तुम क्या करोगे, कैसी रहोगे उसके बगैर। रोहित बोलते, लड़कियां तो पराया धन होती हैं, एक दिन सबको अपने घर जाना होता है और घर छोड़कर नया संसार बसाना होता है। गौरी के स्कूल में फंक्शन था। कक्षा 9वीं में उसने पूरे स्कूल में टॉप किया और रेस में भी वह प्रथम आई थी। उसका दिमाग कंप्यूटर जितना तेज चलता था। स्टेज पर जब मीरा को बुलाया गया तो खुशी से हम सबकी आंखें बरबस होने लगी। दादी से इतनी बड़ी खुशी संभाले नहीं समझ रही थी। पोती ने उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। शाम को जब हम घर आए तो दादी ने उसे गले लगाकर उसका माथा चूम लिया और देसी घी की बूंदी के लड्डू मंगाकर बांटे। गौरी के प्रति उनकी आंखों में अलग ही चमक दिख रही थी। गौरी के बोर्ड के एग्जाम में 2 महीने ही बाकी थे कि तभी अचानक दादी को दिल का दौरा पड़ा और वो मीरा और गौरी के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। मीरा ने उनका हाथ थाम लिया। ऐसे मत बोलो माँ, गलतियाँ तो मुझसे भी हुई होंगी। जाने अनजाने में ये कहते हुए उसका गला भर आया। गौरी ने बाहों में भरकर बोली, दादी आप चिंता मत करो, जल्दी से अच्छी हो जाओगी। मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी दादी हो आप। कुछ देर बाद दादी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चल बसी। दादी ने अब आकर गौरी को इतना दुलार दिया था कि जब तक वह दादी की आवाज़ सुन नहीं लेती तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। दादी के जाने से उसके अंदर गम बैठ गया। उसे सबने समझाया, बेटा एक न एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। उनकी उम्र हो चुकी थी। मैंने उसे समझाया, बेटा अब तेरी बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, इसलिए अपना ध्यान पढ़ाई में लगा। तुझे अपनी दादी और पापा का सपना पूरा करना है। माँ के बारे में सोच और आगे की तैयारी कर। कुछ समय लगा परिस्थितियों को सामान्य होने में। उसके बाद उसने दिन रात एक कर दिया। परीक्षा के दिन करीब आ गए। मेरी दुकान में व्यस्त रहती और मैं गौरी का ख्याल रखती। मैं और रोहित उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देती। खाने में उसकी पसंद की चीज़ें बनवाया करते। मीरा बार बार यही दोहराती, दीदी
मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे और आपका पिछले जन्म का कोई नाता रहा होगा शायद। मेरी सगी बहन भी मेरे लिए इतना नहीं करती। रोहित भैया ने कभी भी पिता के प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी। आप दोनों का ये कर्ज मैं कई जन्म लेकर भी ना चुका पाऊंगी। मैंने उससे कहा, अच्छा बहुत हो गया हमारी तारीफ में। गौरी सिर्फ तेरी ही बेटी नहीं है, हमारी भी बेटी है। अब अगर आगे बोली तो मैंने आगे बढ़कर मीरा को गले लगा लिया। अरे रोहित जल्दी उठो, आज गौरी का रिजल्ट आने वाला है। सभी को यकीन था कि गौरी का नाम टॉपर लिस्ट में आएगा। मीरा को विश्वास ही नहीं भरोसा था, फिर भी उसे घबराहट हो रही थी। गौरी का डर के मारे बुरा हाल था। ठीक 10 बजे ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। मीरा जोर से चिल्लाई, उसने पूरे दिल्ली में टॉप किया था। रोहित ने खुशी से उसे गोद में उठा लिया। मीरा गौरी की दादी और उसके पापा की फोटो के आगे खुशी से रो पड़ी। रोहित ने तुरंत ढोल नगाड़े वाले बुला लिए। पूरी गली मोहल्ले वाले खुशी से झूम उठे। टॉप लिस्ट में टीवी पर उसका नाम और फोटो दिखाई जाने लगी। शाम को मीडिया वाले उसके घर पर पहुंच गए। उसने इंटरव्यू में कहा, दादी माँ, बड़े पापा और बड़ी मम्मी का साथ ना होता तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। उसने हमें कभी भी पराया नहीं समझा। गौरी को अपने पापा मम्मी का सपना पूरा करना था, इसलिए उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि खूब पढ़ लिख कर इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए जाएगी। उसने अपने बड़े पापा से इस बारे में बात की। रोहित ने उसकी कोचिंग क्लास लगवा दी। हफ्ते में 3 दिन क्लास होती और बड़े पापा वहीं पर बैठे रहते जब तक उसकी क्लास खत्म नहीं होती। रोहित रिटायर हो चुके थे। उन्होंने रिटायर होने से पहले ही अपनी कार खरीद दी थी, पर कार चलाने से डरते थे, इसलिए ड्राइवर रख लिया था। गौरी को कभी भी उसके साथ अकेले नहीं भेजते, जहाँ भी जाते उसके साथ जाते। एक दिन रोहित ने कहा, देखना एक दिन हमारी बेटियां हवाई जहाज से फुर से उड़ जाएगी और देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। गौरी शांत होकर सुनती रही और बोली, एक शर्त पर जाऊंगी बड़े पापा। रोहित बोले, बोलो क्या शर्त है तेरी? अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगी। सब लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। बड़े पापा बोले, बड़ी सियानी हो गई है। गौरी जैसे ही अपनी क्लास से बाहर निकली, एक आदमी से टकरा गई। सॉरी कहकर जैसे ही उसने उनकी तरफ नजर उठाई तो वह एकदम चुप और शांत होकर देखती रही। उसे अपनी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था, कोई चमत्कार है या हकीकत। वो जैसे ही कुछ होने को बोली, वह हंसकर वहां से चल दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह शून्य सी खड़ी होकर उसे देखती रही। वो धीरे धीरे चलकर उसे कमरे के बाहर से झांकने लगी, जहां वह आदमी गया था। तभी पीछे से किसी ने उसके ऊपर हाथ रखा। उसके प्रोफेसर ने इशारे से पूछा, क्या देख रही हो? गौरी ने हड़बड़ाकर कहा, वे कौन है सर? उन्होंने कहा, अरे वे प्रोफेसर सुमित है। पर तुम इतनी घबराए हुए क्यों हो? उन्होंने उस पर सर पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं सर, बस यूं ही कहकर बाहर की तरफ चल दी। गौरी कार में जाकर चुपचाप बैठ गई। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? कैसी रही आज की क्लास? पर वह तो जैसे रोहित की बात सुन ही नहीं रही थी। अरे क्या हुआ बेटा? वह परेशान होकर बोला, कुछ पूछ रहा हूँ, तू तो ऐसे बैठी है जैसे सांप ने डस लिया हो। हाँ जी बड़े पापा, आप कुछ पूछ रहे थे। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? तेरे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? कैसी रही आज की क्लास? तू कहे तो मैं वहाँ से बात करूँ, अगर टेट की परीक्षा नहीं देनी है तो। नहीं नहीं बड़े पापा, क्लास अच्छी रही, मुझे परेशानी नहीं हो रही। रोहित कुछ नहीं बोली, सोचने लगी, बच्ची है शायद घबरा गई होगी। गौरी के दिमाग में वही चेहरा घूम रहा था। उसने घर पहुंचकर सीधे लैपटॉप खोला और सुमित के नाम से सर्च करना शुरू कर दिया। उसके सामने उसका पूरा बायोडेटा खुल चुका था। सब कुछ पढ़ने के बाद उसने लैपटॉप बंद किया और उसके भीतर तूफान सा मचलने लगा। उसने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन गौरी क्लास खत्म करके सीधे उसी क्लास में अंदर पहुंची और अंदर जाकर बैठ गई।
तभी प्रोफेसर सुमित ने क्लास में प्रवेश किया। गौरी एकटक उन्हें ही देखती रही। उसकी आंखों से पानी बह निकला। उसने अपने आप को संभाला और चुपचाप बाहर आ गई। वहीं पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी। उसके अंदर की बेचैनी बढ़ रही थी। क्लास खत्म होते ही सुमित बाहर आए और उन्हें पीछे मुड़कर देखा और बोले, बेटा तुम कल भी चुप खड़ी थी, क्या बात है, कुछ पूछना है? उसने कहा, जी सर, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर बैठ सकते हैं? सुमित सोचने लगे, फिर बोले, हाँ क्यों नहीं, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, क्या बात है? वहाँ बने पार्क में सुमित गौरी के साथ बैठ गई। तभी उसने बोला शुरू किया और बोलती चली गई। सुमित चुप होकर सारी बातें सुनते रही। गौरी बोलते बोलते उदास हो गई और भावुक हो गई। सुमित ने कहा, रो मत बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? सर अभी मेरी क्लास का समय हो रहा है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। सुमित, ठीक है बेटा, जब भी मन करे तुम फोन पर भी बात कर सकती हो, ये लो मेरा कार्ड। इसी तरह वह क्लास करने के बाद सुमित से रोज मिलने लगी। सुमित को उस बच्ची पर तरस आने लगा था। दोनों खूब बातें करती। गौरी सुमित के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। अपनी माँ से, बड़ी मम्मी से और बड़े पापा से सुमित को ही बातें किया करती। सुमित को भी गौरी से बहुत लगाव हो गया था। उसे ऐसे लगने लगा था जैसे वह बरसों से गौरी को जानते हो। आज गौरी चहक रही थी, उसके पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। कार में बैठते ही रोहित ने कहा, क्या बात है बेटा, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो। गौरी ने कहा, घर चलकर आपको और बड़ी मम्मी को मैं सब कुछ बताती हूँ। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है जो माँ को नहीं बता सकती? नहीं बड़े पापा, माँ को नहीं बताना, आप दोनों से ही बात करनी है। घर पहुंचकर गौरी ने बड़ी मम्मी से कहा, मुझे आपको और बड़े पापा को बहुत ज़रूरी बात बतानी है, आप आराम से बैठकर सुनो। आप लोग चाहते हो कि मैं बाहर पढ़ने जाऊं, पर बड़े पापा मुझे बाकी चिंता होती है। अगर मैं बाहर पढ़ने जाऊंगी तो वहाँ तो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। कैसे रहेंगी वे मेरे बगैर? आप लोग ही बताओ। बेटा तूने ऐसा कैसे सोच लिया? तुझे क्या लगा हम तेरे जाने के बाद तेरी माँ का ख्याल नहीं रखेंगे? बेटा अपने से ज़्यादा उसका ख्याल रखेंगे। तुम निश्चित होकर परीक्षा दो। पर बड़ी मम्मी, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को? आप लोगों को पता है बड़े पापा, माँ अभी भी छुप छुप कर पापा से रात को बातें किया करती है। उसे अभी भी पापा का इंतज़ार है और कहती हैं उसे मुझे पता है आप ज़रूर आओगे। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ और कब तक इंतज़ार कराओगी? अब तो आपकी बेटी भी विदेश चली जाएगी। गौरी मेरी गोद में मुंह छुपाकर रोने लगी। हम दोनों भी उसके साथ भावुक हो उठे। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोली, मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मैंने उत्साहित होते हुए पूछा, किससे और क्यों, क्या बात है? बड़ी मम्मी, मैंने आपको सुमित सर के बारे में बताया था, मैं उन्हीं से आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ। वे बहुत अच्छे इंसान हैं, वे बिल्कुल पापा की तरह दिखते हैं। आप लोग उन्हें देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। रोहित ने कहा, बेटा लगता है तुझे गलत फहमी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही शक्ल के दो आदमी? कि तो किसी कहानियों में ही सुनने को मिलता है। बड़े पापा, मैंने उन्हें सब कुछ बता रखा है, वे हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। बस एक बार आप उनसे मिल लो। मैंने कहा, बेटा तेरा दिमाग तो ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर तुम तो अभी बच्ची हो, ये सब बातें नहीं समझती। किसी अनजान व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, मीरा आने वाली है, उसके सामने कोई बात नहीं होगी, हम कल बात करते हैं। रात को सोते समय रोहित बोली, एक बार गौरी के साथ चलकर सुमित सर से मिल लेते हैं, क्या बुराई है? बच्ची बड़ी हो गई है, झूठ थोड़ी ना बोलेगी। और फिर महीनों से वो सुमित के गुण गा रही है। चलकर देखना चाहिए वह कैसा आदमी है, कहीं वह गौरी को बहका तो नहीं रहा है। कह तो तुम ठीक रहे हो, मैं सुबह मीरा से बात करती हूँ। सुबह उठकर मैं मीरा के पास पहुंची। हम लोग गौरी को साथ लेकर बाहर घूमने जा रहे हैं, तुम चलोगी क्या? नहीं दीदी, आप लोग जाओ, मेरे पास समय नहीं है।
काफ़ी सारा काम है जो कल तक पूरा करना है। आपसे एक बात करनी है दीदी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी है? आजकल गौरी बहुत बल्दी बल्दी नज़र आने लगी है। हर समय सुमित के गुण गाती रहती है। पता नहीं कैसा लड़का है। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है। आजकल पढ़ाई में कम ध्यान है उसका। उनकी बातें ज़्यादा किया करती है। दीदी, कहीं उसे प्यार तो नहीं हो गया उससे? अभी तो बहुत छोटी बच्ची है, कहीं गलत रास्ते पर ना चल पड़ी। आजकल वैसे भी ज़माना खराब है। मैंने उससे कहा, चल फालतू की बातें ना सोच, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। और फिर वह रात को देर तक पढ़ाई करती है, हर टेस्ट में अच्छे नंबर ला रही है। तू भी ना क्या क्या बेकार की बातें सोचती है। अब हमारा तुम्हारा टाइम थोड़ी है। ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं। और फिर हमारी बिटिया इतनी जल्दी किसी के प्यार में नहीं फंसने वाली। उसे अपना लक्ष्य मालूम है। मैं मीरा के मन की हालत समझ सकती थी, क्योंकि वही प्रश्न मेरे दिमाग में भी चल रहा था। हम तीनों तैयार होकर सुमित के घर के लिए चल दिए। रास्ते में रोहित बोली, तुम हमें कोचिंग क्लास पढ़ाने ले जा रही हो क्या? अरे नहीं बड़ी पापा, सुमित सर का घर भी पास में ही है। अच्छा, तेरे सर दिखते कैसे हैं ये तो बता। और वह हंसने लगे, उसका मजाक बनाते हुए। अच्छा बड़ी पापा, आपको यकीन नहीं हो रहा ना मेरी बात पर? आप खुद चलकर देख लेना, आपकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। वो बड़ी बासुमत से साथ बोली। थोड़ी देर में हमारी कार एक कोठी के सामने जाकर रुकी। गौरी ने बैल बजाई और किसी लड़के ने दरवाज़ा खोला। वह हमें अंदर ड्राइंग रूम की तरफ ले गया। हम सोफे पर बैठे ही थे कि उसी समय एक अच्छी उम्र का लड़का अंदर से हमारी तरफ आया। उसे देखते ही हम दोनों एकदम खड़े हो गए। अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई सपना देख रहे हूँ। तभी गौरी ने कहा, यही है सुमित सर। उसने हमसे नमस्ते की और हमसे बैठने का आग्रह किया। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आगे क्या बात करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुमित ने चुप्पी तोड़ी। सेम यही हाल गौरी का था जब वह मुझसे पहली बार मिली। उसको यकीन नहीं हो रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है? गौरी के पापा की शक्ल और मेरी एक ही है। आप ही लोग बताइए, क्या मैं उनकी तरह लगता हूँ? सुमित के बोलने की जल्दी और हंसने का ढंग बिल्कुल राजन की तरह था। बस फर्क था तो सिर्फ राजन से वो 1 साल बड़े थे। रोहित ने कहा, आपने शादी नहीं की? सुमित बोले, जी मैं अभी तक कुंवारा हूँ। मैंने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, या समझ लीजिए कि कभी कोई अच्छी लड़की मिली ही नहीं मेरे लायक। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि मैं अनाथ था। एक दयालु महिला थी जिन्होंने मेरे लालन पालन का सारा खर्चा उठाया, पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर मुझे खड़ा किया। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। मैं अब इस दुनिया में नहीं है। अपने कामकाज में मैं इतना व्यस्त रहा कि कभी शादी करने की सोच ही नहीं। मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, नहीं है तो बस एक परिवार। कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। गौरी ने आकर इस कमी को भी पूरा कर दिया। इस बच्ची से मुझे बहुत लगाव हो गया है। कभी कभी लगता था कि काश मेरा भी एक परिवार होता, पर समय निकल चुका है। अब उम्र भी शादी की नहीं है, लेकिन सोचना भी छोड़ दिया। शायद ईश्वर की यही इच्छा थी। खुशनसीब हो जो इतनी प्यारी बेटी मिली मुझको। इसने मेरे जीवन में आकर सारी कमियां पूरी कर दी। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि गौरी से मिले हुए मुझे चंद महीने ही हुए हैं। गौरी ने मुझे अपनी मम्मी और पापा दोनों की फ़ोटो दिखाई। मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। गौरी अभी छोटी बच्ची है, पर मैं उसकी भावनाओं की कदर करता हूँ। उसने अपनी माँ के लिए इतना सोचा और इतना बड़ा कदम उठाया। मैं जानता हूँ किसी को भुला देना इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रही है। हम दोनों सुमित से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। ऐसा लगा जैसे वह पहले से ही हमारे बारे में सब कुछ जानता है। चलते वक्त बोला, भाभी कब बुला रही हो मुझे खाने पर? ये सुनकर तो मेरा दिल भर आया। मुझे एकदम राजन याद आ गया। रोहित तुरंत बोले, जल्दी मिलते हैं। और हम लोग घर वापस आ गए। लेकिन हमारे दिमाग में सुमित की शक्ल बार बार याद आ रही थी।
सेम शक्ल देखने में, वैसे ही बात करने का स्टाइल, आवाज में भी कोई फर्क नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात राजन हमारे सामने खड़ा हो। गौरी ने कहा, बड़े पापा देख लिया ना, मैं जो कह रही थी वह सच निकला। आप लोग भी सुमित सर को देखते रह गए, है ना? वे बिल्कुल पापा जैसे हैं। मेरे पापा को कभी देखा तो नहीं, लेकिन उनकी वीडियो और फोटो ज़रूर देखी है, और दादी मम्मी और आपसे उनके बारे में सुना भी है। अब सवाल था मीरा से बात करने का। हम लोग शाम को बैठकर सोच रहे थे कि मीरा से कैसे बात करें। मैंने रोहित से कहा, मीरा से बात करने से पहले तुम सुमित के बारे में सारी जानकारी हासिल कर लो, यही अच्छा रहेगा। आखिर पूरी जिंदगी भर का सवाल है। राधन के जाने के जख्म अभी भी हरे हैं उसके अंदर। मेरे ख्याल से मीरा से बात करना भी ठीक नहीं है। रोहित बोले, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं कल से ही उसकी खोजबीन करता हूँ। रोहित ने सुमित के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दिया। मैं कोचिंग सेंटर में उसके बारे में पता करके आए, आस पड़ोस से पता किया, इंटरनेट से सारी जानकारी निकाली, और बीच बीच में उसे बात करते रहे और उसे मिलते रहे। जब हम दोनों पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए तो हमने मीरा से बात करना उचित समझा। अब कैसे बात करिए सोचने वाली बात थी। मैंने एक पैकेट में सुमित की फ़ोटो डाली और मीरा के पास पहुंची। उधर शॉप बंद थी, इसलिए आज मौका अच्छा था बात करने का। मैं गौरी से बोली, तू जाकर अपने बड़े पापा को बुला ला। जैसे ही वो बाहर गई, मैंने मौका देखकर मीरा से कहा, गौरी बाहर पढ़ने चली जाएगी, तुम घर में सूना हो जाएगा तो तू बिल्कुल अकेली हो जाएगी। कैसे रहेगी उसके बगैर? मुझे तो अभी से सोचकर घबराहट हो रही है। अरे दीदी, 1-2 साल की तो बात है, कौन सा वहाँ बसने जा रही है? आप ही तो हमेशा मुझे समझाती रहती हो, और आज खुद ही। मैंने कहा, उसे अगर वही नौकरी मिल गई तो फिर आगे आने वाले समय में उसकी शादी भी तो करनी है। तो समझ नहीं रही मेरी बात। घर जमाई ढूंढ कर लाएगी क्या? क्या दीदी, आप अभी से इतनी दूर की सोचने लगी? तो क्या उसे बच्ची समझती है? अब वह बड़ी हो चुकी है। देख बहन, मेरी मान, तू तो शादी कर ले। क्या दीदी, आप भी मजाक करने लगी? इस उम्र में मैं शादी करूंगी? मेरी बच्ची जवान हो रही है, मुझे उसके बारे में सोचना है या अपने बारे में? आप कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। हमने लड़का भी देख लिया है। उसी समय रोहित और गौरी आ गई और वे दोनों तुरंत बोल पड़ी, हमें भी पसंद है, बस आपकी हाँ का इंतज़ार है। गौरी माँ के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली, हाँ माँ, बिल्कुल पापा की तरह दिखते हैं, सेम शक्ल, वही अंदाज, आप देखोगी तो देखती रह जाओगी। गौरी एक्साइटेड होकर बोली। उसी समय मिया ने जोरदार तमाचा उसकी गाल पर चढ़ दिया, जिस माँ ने कभी धीरे से भी नहीं मारा था। उसकी तमाचे की आवाज़ गूंज उठी, उसकी आंखें गुस्से से भड़क उठी। मैंने तुरंत गौरी को पकड़ा और अंदर ले गई। मीरा जोर से चिल्ला रही थी, समझती क्या है, आज इतनी बड़ी हो गई, मेरी शादी कर पाएगी? रजन इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, वह मेरे दिल में बसे हैं। रोहित बोले, शांत हो जा, बस शांत होकर बैठ। मैं उसके लिए पानी लेकर आई। थोड़ी देर में सब शांत हो गए। आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ गौरी की सिसकियों की। उसके गाल पर माँ की उंगलियों की छाप छप चुकी थी। रोहित ने कहा, भाई मानती है ना मुझे? तो मेरे कहने से एक बार तू उससे मिल ले। अगर तू ना कहेगी तो हम तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। लड़का अच्छा है, तू बात कर चुकी है उससे, बिल्कुल जाना पहचाना लगता है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठंडे दिमाग से सोचकर जवाब देना। ये क्या कह रहे हैं भैया आप? गौरी की बातों में आ गए आप भी। मैंने कब बात की? मैं तो उसे जानती तक नहीं। कौन है वह? रोहित ने कहा, सुमित नाम है उसका। अच्छा, इसलिए ये हर वक्त सुमित सर की इतनी तारीफ किया करती थी। मैं तो कुछ और ही समझी थी। आप लोगों ने सोचा भी कैसे? दीदी, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और वे कहकर अंदर चली गई। हमने गौरी को चुप कराया देख एकदम वो हाँ नहीं करेगी।
तू चिंता मत कर, इन दोनों को पहले मिलवाना पड़ेगा, तब जाकर धीरे धीरे वे अपनी राय बनाएगी। रात को गौरी बगैर खाना खाए सो गई। मीरा ने उसे प्यार से उठाया। चल बेटा, पहले खाना खा ले, फिर सोना। उसके गाल पर अभी भी उंगलियों के निशान छपे थे। मीरा उसे देखकर प्यार से सहलाने लगी। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी अगर तू नहीं खाएगी तो। माँ के इतना कहती गौरी उठकर खाना खाने लगी और माँ को भी खिलाने लगी। मीरा ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। मीरा सुबह तैयार हो शॉप पर जाने लगी। तभी उसकी नज़र उस पैकेट पर पड़ी। वह पैकेट को खोलकर देखने लगी। देखते ही सन्न रह गई। उसके अंदर कुछ फोटो में सुमित के साथ गौरी, रोहित और मेरे साथ भी खींची थी। उसे लगा जैसे जाचन खड़ा है और फोटो देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। बार बार उसने फोटोग्राफ पलट के देखी। सोचने लगी ऐसे कैसे हो सकता है। शॉप पर पहुंचकर उसके दिमाग में यही चलता रहा। रात को गौरी जब सो गई, उसने उसके मोबाइल से सुमित का नंबर लेकर अपने फ़ोन में डाल लिया। अगले दिन बुटीक पर पहुंचकर उसने सुमित को फ़ोन किया। सर, मैं गौरी की मम्मी बोल रही हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। सुमित की आवाज़ आई। आप बताइए कहाँ मिलना है? जा कहेंगी मैं वहीं पर पहुँच जाऊँगा। मीरा के समझ में कुछ नहीं आया। मैं कहाँ बुलाए? सुमित ने कहा, ठीक है, आप मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पार्क में 1 घंटे बाद मिली। मीरा ठीक 1 घंटे बाद ऑटो रिक्शा लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंची। वहां पार्क में एक आदमी पीठ पीछे किए हुए खड़ा था, जो हूबहू राजन के स्टाइल में खड़ा था। मीरा का दिल उसे देखकर जोर जोर से धक धक करने लगा। उसने पीछे से कहा, सुमित सर। जैसे वह पलटा, मीरा वही बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कोई बोल नहीं सकता कि वह राजन नहीं है। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकला। सुमित भी वही बेंच पर बैठ गई और गौरी से हुई मुलाकात से अब तक का सारा किस्सा उसे सुनाया। अपने बारे में सारा कुछ मीरा को बताया। इन कुछ ही महीनों में मैं गौरी से बहुत प्यार करने लगा हूँ। मेरी अपनी कोई बेटी तो नहीं है, लेकिन उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं जिंदगी भर उसका कर्ज चुकाना पाऊंगा। मेरा अपना कोई नहीं है। इतनी प्यारी बच्ची है आपकी, उसको एक पिता की ज़रूरत है। उसने आज तक किसी से कुछ नहीं कहा, पर ये वह अब अपनी खुशी के लिए नहीं, आपकी खुशी के लिए कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि आप राजन को भूल जाओ और मुझसे शादी कर लो। आप नहीं भी करोगी तब भी मैं उसे पिता का प्यार दूंगा, हमेशा हमेशा। समाज हर बंधन को गलत समझता है। मुझे उस समाज की भी चिंता नहीं है। मैं सिर्फ कर्म पर विश्वास रखता हूँ। उस एक एक शब्द बिल्कुल राजन की तरह था। ऐसा लग रहा था मानो राजन ही खड़ा बोल रहा है। वह कभी भी कर्म पर विश्वास रखती थी। सुमित बोले, आप पर कोई जोर नहीं देगा। आप जो मन करे वही करे। मैं तो कल भी अकेला था, आज भी अकेला रह लूँगा। बस ईश्वर का शुक्र है मुझे एक बेटी मिल गई। उसी के मुँह ने मुझे इस और कदम बढ़ाने पर मजबूर किया। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। अगर आप मुझे गलत ना समझे तो मैं आपको अपनी दोस्त बना सकता हूँ। उसने हंसकर मीरा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मीरा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद मीरा घर आ गई। दोनों दोस्त बन गए थे। अब दोनों फोन पर बातें करने लगी। गौरी अपनी पढ़ाई में लग गई। हम लोगों को उनके बारे में सब मालूम था, क्योंकि सुमित सब कुछ हमें बताता रहता था। जैसे जैसे गौरी की परीक्षा पास आ रही थी, वैसे वैसे मीरा सुमित की दूरियां कम हो रही थी। मीरा अब चहकने लगी थी। सुमित के रूप में उसे दोस्त मिल गया था। गौरी ने टेट का एग्ज़ाम दिया और उसे स्कॉलरशिप मिल गई। सब लोग बहुत खुश थे। सुमित ने खुश होकर गिफ्ट में देश का पूरा खर्चा अपनी तरफ से करने का वादा किया। मीरा ने मना किया तो वह बोला, दौलत मेरे किस काम की? ये सब कुछ मेरी बेटे के लिए है। इस तरह गौरी ने 12वीं का एग्ज़ाम में भी टॉप किया। घर का माहौल खुशनुमा था। इसलिए गौरी ने कहा, मैंने कहा था ना माँ, वक्त आने पर मांगूंगी। आप मुझे कुछ चाहिए आपसे? मीरा, जो तू कहेगी मैं दे दूंगी। मेरे और रोहित ही समझ में सब आ रहा था, लेकिन माँ जानकर भी अनजान बनी थी।
माँ, हमारे घर में सब है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर है तो सिर्फ एक इंसान की, वह है सुमित सर। जाने से पहले मैं आप दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ। अब ना मत करना। मैं जानती हूँ आप दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हो। पागल हो गई है, लोग क्या कहेंगे? लोगों की परवाह नहीं है माँ मुझे। तभी रोहित बोल पड़ी, तुम दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके हो और एक अच्छी हमसफर बन जाओ, इसमें हर्ष क्या है? हम सब यही चाहते हैं। मैंने कहा, देखो, लोगों की मत सोचो। गौरी का भी पक्का हो गया बाहर जाने का, तो अकेले कैसे रहेगी? हाँ कह दे। गौरी बोली, मैं जिंदगी कुछ नहीं मांगूंगी माँ तुमसे, बस मेरा यही कहना मान लो। मीरा है, ठीक है, आप लोगों को जो ठीक लगे। इतना कहते ही सब लोग खुशी से झूम उठे। उसी समय सुमित ने घर के अंदर प्रवेश किया और गौरी को बधाई देते हुए बोले, शाबाश बेटा, तुमने आज अपनी माँ का सर ऊंचा कर दिया। मैंने कहा, आप भी मुंह मीठा कीजिए और मौके की नज़ाकत को समझते सुमित का हाथ मीरा का हाथ में दे दिया। सुमित के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सबने मिलकर मिठाई खाई और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। रोहित सुबह उठते ही पंडित जी के पास चले गए और शुभ मुहूर्त निकलवा लिया। गली में सबको पता चल गया। सब ये सुनकर बहुत खुश हुए। सबने मिलकर दोनों की शादी करवाई। सुमित ने अपनी कोठी गौरी के नाम कर दी और अनंत के घर में आकर मीरा के साथ रहने लगे। गौरी खुशियों भर कर विदेश चली गई। हमने दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मैंने अपने मन में सोचा, ये कैसा संजोग है, ऊपर वाले तेरी माया ही अलग है। मेरे का इंतज़ार आज ख़त्म हुआ और उसके विश्वास की जीत हुई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यूनिवर्स को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।